नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। भारत में नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं। जी हां, भारत नक्सल मुक्त हो गया है। ये बात कुछ वर्षों पहले तक असंभव लगा करती थी, लेकिन भारत की सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और नीतियों की वजह से यह संभव हो चुका है। भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश भी नक्सलवाद से ग्रसित हुआ करता था। करीब 35 साल तक मध्य प्रदेश ने इस दंश को झेला है। खासकर मंडला, बालाघाट और डिंडौरी में अंतिम समय तक नक्सलियों का खौफ हुआ करता था। लेकिन पिछले 1 से 2 वर्षों में एक डेडलाइन दी गई और उस डेडलाइन में मध्य प्रदेश ने काम किया। और किस तरीके से मध्य प्रदेश ने नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया अपने आप को, आज ये पूरी कहानी आपको बताएंगे। और बताएंगे आपको कि किस तरीके से एक बड़ा संघर्ष मध्य प्रदेश में नक्सलियों से लड़ने में रहा, फोर्सेस का, सरकार का, पुलिस का, और कैसे नीतियों की वजह से, दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से आज मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त हो चुका है। कभी भारत के मानचित्र पर एक ऐसा रंग भी था जो विकास का नहीं, डर का प्रतीक था। वो रंग था लाल। ये लाल रंग सिर्फ एक विचारधारा का नहीं था, बल्कि उन बारूदी सुरंगों का था जो विकास के रास्ते में बिछाई गई थी। उन गोलियों का था जिन्होंने हजारों जिंदगियां निगल लीं, और उस खामोशी का था जो आदिवासी अंचलों में वर्षों तक पसरी रही। लेकिन हर अंधेरे की एक सुबह होती है, और ये कहानी उसी सुबह की है। ये कहानी है उस संघर्ष की जिसमें बंदूक और विकास आमने सामने थे। ये कहानी है उस भारत की जिसने दशकों पुरानी समस्या को खत्म करने का संकल्प लिया और उसे अंजाम तक पहुंचाया। 31 मार्च 2026, एक तारीख जो अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। एक लक्ष्य जिसे असंभव कहा गया, और एक दावा कि भारत अब नक्सलवाद से लगभग मुक्त हो चुका है। नक्सलवाद की शुरुआत एक आंदोलन के रूप में हुई थी 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से। यह शुरुआत जमीन और अधिकारों की मांग से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन एक उग्र, सशस्त्र और हिंसक विचारधारा में बदल गया। यह देश जानता है कि हमारे देश का बहुत बड़ा जनजातीय क्षेत्र नक्सलवाद की चपेट में, माओवाद की चपेट में पिछले कई दशकों से लहूलुहान हो चुका था। सबसे ज्यादा नुकसान मेरे आदिवासी परिवारों को हुआ। आदिवासी माताओं बहनों ने अपने सपने के होनहार बच्चों को खो दिया। नौजवान बेटे गलत रास्ते पर खींच लिए गए, भटकाए गए, उनकी जीवन को तबाह कर दिया गया। समय के साथ ये आंदोलन जंगलों में फैलता गया। पहले पूर्वी भारत, फिर मध्य भारत, और देखते ही देखते एक रेड कॉरिडोर बन गया जो देश के 12 राज्यों तक फैल गया। यहाँ लोकतंत्र नहीं था, यहाँ जनता अदालत थी, जहाँ बिना कानून, बिना न्याय फैसले होते थे और सजा होती थी मौत। यहाँ विकास नहीं पहुंचता था, क्योंकि विकास को पहुंचने ही नहीं दिया जाता था। मध्य प्रदेश शांत, वनाच्छादित और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध प्रदेश। लेकिन 1990 का दशक आते आते यहाँ के बालाघाट, मंडला और डिंडौरी जिले नक्सल प्रभाव में आने लगे। 1990 में पहली बार बालाघाट के बिरसा थाना क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। ये एक चेतावनी थी। फिर घटनाएं बढ़ती गईं। 1991 लैंडमाइन ब्लास्ट, 9 पुलिसकर्मी शहीद हुए। 1994 नारंगी जंगल, जहां 16 जवानों की शहादत हुई, और 1999 एक मंत्री की हत्या। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये उस डर की कहानी थे जिसने पूरे इलाके को जकड़ लिया था। जंगल अब सिर्फ पेड़ों का नहीं था, वहां बंदूकें थीं, बारूद था, और एक ऐसा साया था जो हर घर तक पहुंच चुका था। लेकिन हर समस्या का एक मोड़ होता है, और नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में मोड़ आया साल 2002-2003 में, जब मध्य प्रदेश में हॉट फोर्स का गठन हुआ। 1990s के दशक में
काफ़ी बड़े इंसिडेंट्स दुर्घटनाएं हुआ है, नक्सलियों ने अपने ऊपर अटैक किया है, काफ़ी लोग शहीद हुआ है। तो 1999 में इन्होंने एक स्टेट मिनिस्टर का भी हत्या किया था। आंध्र प्रदेश में उस समय ग्रे हाउंड्स एक्टिव थे, वो दे वर क्वाइट सक्सेसफुल इन टैकलिंग माओइज्म। तो उसी लाइंस पे एक स्पेशल फोर्स गठित किया। तो मध्य प्रदेश के सारे यूनिट्स के जो गिने चुने लोग हैं वो एक सिलेक्शन प्रक्रिया के थ्रू ये नए यूनिट में आ गया। उनको स्पेशल ट्रेनिंग, जंगल वारफेयर का जो टैक्टिक्स सिखाया गया एंड उनको हॉक, तो पहले स्मॉल यूनिट था, अभी फुल फ्लड्स होके 1200 लोगों का फुल स्ट्रेंथ है। एक यूनिट भोपाल में भी काउंटर टेररिज्म के रूप में काम करते हैं, मतलब 50 लोग का। ये सिर्फ एक फोर्स नहीं थी, ये एक संदेश था कि अब राज्य पीछे नहीं हटेगा। इसके साथ ही सीआरपीएफ और कोबरा जैसी केंद्रीय बलों की तैनाती हुई। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी, क्योंकि दुश्मन सामने नहीं था, वो जंगल में था और उससे भी ज्यादा वो विचारधारा में था। नक्सलियों की स्टडीज हमेशा गुरिल्ला वॉरफेयर की होती थी। आपको वहाँ से वार करेंगे जहाँ पर आप सबसे कमज़ोर होंगे। तो कई बार ऐसे इलाके आते थे जहाँ हमको चढ़ाई करनी है, तो वहाँ पूरी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही मूवमेंट करना होता था। ये बड़ी चुनौतियाँ रहती थी। सामान्यतः मूवमेंट बहुत अर्ली मॉर्निंग करते थे, सुबह 3-4 बजे, ताकि फर्स्ट रे पे हम अपने ऑपरेशन प्लान पे पहुँच जाएँ और दिन में उजाले में ऑपरेशन कर पाएँ। लेकिन कई बार जब इनपुट अच्छा मिलता था, कई बार इंट बहुत अच्छी आती, तो फिर ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं रहता था, कभी भी हम मूवमेंट कर सकते थे। लेकिन अगर कोई प्लान्ड मूवमेंट है, प्लान्ड ऑपरेशन है, तो वो बहुत जल्दी सुबह किया जाता था। साल 2014 में देश में एक नई सरकार आई। नेतृत्व में थे नरेंद्र मोदी, और यहीं से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा बदलाव आया। पहली बार समस्या को सिर्फ सुरक्षा के नजरिए से नहीं, बल्कि विकास और विश्वास के नजरिए से भी देखा गया। होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ एजेंसी, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये रणनीति थी। सड़कें बनाई गईं, मोबाइल टावर लगाए गए, बैंक, स्कूल, अस्पताल खोले गए। जहां पहले बंदूकें थीं, वहां अब नेटवर्क था। जहां डर था, वहां अब विश्वास था। सिर्फ बालाघाट जिले में करीबन 350 किलोमीटर से ज़्यादा की नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की सड़कों का निर्माण सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से हमने कराया है। करीबन 43 से ज़्यादा ऐसे पुल पुलिये हैं जिसके कारण ऑल वेदर कनेक्टिविटी उन सुगम इलाकों तक पहुंची है। आज इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरी तरीके से जारी है। करीबन 100-150 से ज़्यादा 4G 5G टावर्स हैं जो सेलुलर कनेक्टिविटी लोगों तक प्रदान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन सभी पहलुओं के कारण जनता को साथ में लेकर, जनता का विश्वास जीतकर और नक्सलियों को भरोसा दिलाकर कि यदि वो हथियार लेके जंगलों में घूमेंगे तो हमारे जाबाज जवान जो हैं वो उनसे कोई कम नहीं है, और उनको काफ़ी बड़ी संख्या में न्यूट्रलाइज भी किया है। जब बात निर्णायक होती है तो नेतृत्व भी निर्णायक होना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने एक स्पष्ट संदेश दिया, जो हथियार छोड़ेगा उसका स्वागत और जो हथियार उठाएगा उसका जवाब। यह दोहरी नीति नहीं थी, यह संतुलन था सख्ती और संवेदनशीलता का। अमित शाह की जो दूरदर्शिता थी उसमें उन्होंने एक 3 साल का जो एक रोड मैप तैयार किया था। उसमें मेनली यही था कि पहले हम लोग कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेट करें। एक तो सिक्योरिटी रीजन्स पे था, उसमें तीसरा उसमें आपका डायलॉग और डेवलपमेंट वाला वो था। तो फर्स्ट स्टेज में जो उसकी जो पूरी जो रणनीति बनाई गई उसमें टू द पॉइंट, एक तो उसमें टेक्निकल सपोर्ट काफ़ी मिला हमें, एआई का भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, और एक बल्क में जो फोर्स का जो मूवमेंट था वो पूरी टीम के द्वारा बल्क में जब फोर्स उतारी गई तो उससे कई बार पुलिस को और हॉक फोर्स को, हमारी सीआरपीएफ को, पैरामिलिट्रीज को इतना फ़ायदा हुआ। किसी भी सशस्त्र आंदोलन की असली ताकत सिर्फ उसके हथियार नहीं होते, उसकी असली ताकत होती है उसका संगठन, उसका मनोबल और उसकी विचारधारा पर विश्वास। लेकिन जब यही तीनों कमजोर पड़ने लगे तो सबसे मजबूत दिखने वाला ढांचा भी अंदर से दरकने लगता है। नक्सलवाद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिस तरह पार्टी ने पहले जो कारगर कार्यनीति बनाई थी वो हमारे विफल है, अब बना नहीं पाई है। साथी लोगों को ठीक ठाक पाने के लिए भी उसके पास हमारे नेतृत्व में वो जिस तरह मोटिवेशन करने का वो हमारे कैडर को उस तरह नहीं कर पाई। एक तरफ तो केंद्र राज्य सरकार प्लानिंग के ऊपर प्लानिंग लाया है, वो सक्सेस हो गया। इसी में इस समय वर्तमान में
अमित शाह जी ही, नहीं तो मोदी जी है। अगर हम जैसे लोग खुद लोगों को लिए भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये लास्ट में हमारे बड़े बड़े नेता लोग भी पीछे हट रहे हैं एक तरफ, तो फिर कैडर भी पीछे हटने शुरू हो गए। एक आखिरी ऐसा होते होते एकदम लास्ट हो गए, अभी पूरा खत्म ही हो गए जैसे। तो पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा बलों की रणनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। ये सिर्फ मुठभेड़ों तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक 360 डिग्री दबाव बनाया गया। जंगलों में लगातार ऑपरेशन, मेगा CASO जैसे बड़े सर्च ऑपरेशन और सीमावर्तीय राज्यों के साथ समन्वित कार्रवाई, इन सब ने नक्सलियों को एक जगह टिकने ही नहीं दिया। पहले जो दलम महीनों तक एक ही इलाके में डेरा जमाए रहते थे, अब उन्हें हर कुछ दिनों में अपना ठिकाना बदलना पड़ रहा था। इस लगातार दबाव का असर उनके मनोबल पर पड़ा। जो लीनियर ऑपरेशंस के जगह मतलब एक सिंगल टीम्स भेजते थे, उसकी जगह हमने बड़े कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस शुरू किया था। मतलब सम टाइम इन नवंबर 2024 ये शुरू हो गया। मतलब एक पर्टिकुलर इनपुट आ रहा है या एक पर्टिकुलर जंगल एरिया का मूवमेंट का पैटर्न समझ में आ रहा है, तो वी एनसर्कल द एंटायर एरिया, वहाँ पे कॉर्डन करके फिर पूरा अच्छे से सर्च करना शुरू हो गया। 2005-06 से यहाँ पे CAPFs भी ऑपरेट करते, तो CRPF का 3 बटालियंस इधर है, तो उनको भी साथ में लेके एक कंबाइंड ऑपरेशंस लार्ज नंबर्स पे काफ़ी संख्या में हमने बड़े कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन, तो एक ऑपरेशन में आपको 500-600 लोग एक साथ जंगल को एनसर्कल करते हुए वो कोऑर्डिनेशन में ऑपरेट करते हुए मिलेगा। नक्सलियों के आत्मसमर्पण का एक बड़ा कारण बना उनकी आर्थिक और लॉजिस्टिक सप्लाई का टूटना। तेंदुपत्ता से मिलने वाली लेवी, जो उनके लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत थी, उसे पूरी तरह रोक दिया गया। साथ ही राशन सप्लाई चेन को भी ध्वस्त कर दिया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि जंगलों में सक्रिय नक्सली दलम को भोजन, दवाइयां और दैनिक जरूरतों का संकट झेलना पड़ा। पहले जैसे अभी नहीं है, पानी का भी दिक्कत है, खाने का भी दिक्कत है, और जनसंपर्क में भी जाने का दिक्कत हो गया। और जो ठेकेदार से पैसा भी वसूली करता था, वो भी पुलिस का दबाव बढ़ गया। इस कारण से उन लोग भी नहीं दिए थे। अगर वो पैसा ही नहीं रहेगा तो वहाँ तो पार्टी भी नहीं चलेगा, पैसा रहेगा तो चलेगा। तो सारे चीज़ जो खरीदना पड़ता था, जूता खरीदना पड़ता है, कपड़ा, सब हर चीज़ खरीदना है, तो खाने का पीने का सब खरीदना पड़ता था। अब पैसा अभी पूरा बंद हो गया, 4 साल हो गया पूरा। इस बार लड़ाई सिर्फ जंगलों में नहीं थी, ये लड़ाई डेटा तकनीक के स्तर पर भी लड़ी जा रही थी। GIS आधारित विश्लेषण, साइबर मॉनिटरिंग, सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग, इन सब के जरिए नक्सलियों के मूवमेंट को ट्रैक किया जाने लगा। उनके अंडरग्राउंड वर्कर्स पर नजर रखी गई और शहरी नेटवर्क को भी निशाना बनाया गया। जब सपोर्ट सिस्टम ही कमजोर पड़ने लगा तो संगठन की जड़ें भी हिलने लगी। मुख्य जिन लोगों ने मध्य प्रदेश में सरेंडर किया है, उसमें इस MMC ट्राई जंक्शन के, जिनको कहना चाहिए सब जोनल कमेटी मेंबर जनरल सेक्रेटरी, जो कि यहाँ की पार्टी की पूरी कामधाम संभालते थे, सुरेंद्र उर्फ कबीर, उसने यहाँ पर सरेंडर किया है। इसके बारे में ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब 2013 में झीरम घाटी वाला इंसिडेंट हुआ था, तब उस समय छत्तीसगढ़ में यह व्यक्ति एक डिविजनल कमांडर के रूप में वहाँ उपस्थित था, मौजूद था, और ऐसा बताते हैं कि उस समय भी प्लानिंग करने में ये इसकी एक बड़ी भूमिका रही थी। इसी के साथ साथ एक और SZCM राकेश ओडी, जो कि छत्तीसगढ़ का ही रहने वाला है, उसने यहाँ पर अपने साथियों के साथ सरेंडर किया है। और इसी के साथ एक और जो DVCM रैंक से प्रमोट होकर SZCM बने थे, दीपक, जो कि मूलतः मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के पालागुंदी गाँव का रहने वाला है और 1995 के बाद से ही नक्सलिज्म में शामिल था, उसने यहाँ पर सरेंडर किया है। किसी भी संगठन की रीढ़ उसका नेतृत्व होता है, और जब यही नेतृत्व लगातार निशाने पर आ जाए तो संगठन बिखरना तय है। लगातार ऑपरेशनों के दौरान कई शीर्ष नक्सली कमांडर या तो मारे गए या आत्मसमर्पण करने पर मजबूर हुए। सेंट्रल कमेटी और स्टेट जोनल स्तर के नेताओं के खत्म होने से निर्देशन और नियंत्रण पूरी तरह कमजोर हो गया। कई मामलों में ऐसा देखा गया कि मैदान में मौजूद कैडर को स्पष्ट निर्देश ही नहीं मिल पा रहे थे। इससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई और संगठन के भीतर असंतोष बढ़ने लगा। सेंट्रल कमेटी का जो अपना सचिव था बसवराज, वो शहीद हो गए।
उसके बाद में हम उधर सेंट्रल कमेटी से क्या निर्णय आते हम देख ही रहते हैं एमएमसी जोन वाले तो निर्णय कुछ नहीं आ रहा था। फिर उधर वो सोनू दादा गढ़चिरौली में 61 लोगों के साथ में सरेंडर हो गया। फिर उसके बाद तुरंत वो रुपेशु 210 लोगों के साथ सरेंडर हो गया। वो मेरे को तो ऐसे लग रहा था अभी तो आंदोलन टिकना मुश्किल है और आगे बढ़ना भी मुश्किल दिख रहा है। अभी सीसी जा रहे तो हम क्यों यहाँ रहना है। जब नेतृत्व कमजोर होता है तो सबसे पहले असर नीचे के कैडर पर पड़ता है। नक्सली संगठन में भी यही हुआ। एक ओर शीर्ष नेतृत्व सुरक्षित ठिकानों पर था तो वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर कैडर लगातार मुठभेड़ों का सामना कर रहा था। इससे अविश्वास की स्थिति पैदा हुई। कैडर के बीच ये भावना बनने लगी कि वे सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गए हैं। हमको मार्गदर्शन करने वाला जो पार्टी नेता है उन्होंने अपने हिसाब से अपने स्वार्थ के हिसाब से फिर डर के या लालची का ये स्वार्थ पार्टी में भी अविश्वास हमको लगा है। मतलब जिस लक्ष्य में मतलब एक नवजनवादी क्रांति सफल करने के उद्देश्य से कूद पड़े है तो उसको आखिरी दम तक लड़ना चाहिए और जीत हासिल करना चाहिए, इस तरह सोच था हमारा। तो वो करने ही वाला, वो लिखे वाला, वो जो डॉक्यूमेंट बनाए उन्हीं लोग, अपना सोनू जैसे लोग हैं, सतीश जैसे लोग हैं, वो फिर पीछे हट रहे तो हम क्या करेंगे। समय के साथ नक्सलियों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। क्या वे विचारधारा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते रहें या फिर एक सामान्य जीवन की ओर लौटें। जब एक ओर लगातार मुठभेड़ों का खतरा हो, भोजन और दवाइयों की कमी हो और दूसरी ओर सरकार की पुनर्वास नीति, तो ये द्वंद्व और गहरा हो जाता है। सरकार द्वारा दी जा रही आर्थिक सहायता, कौशल प्रशिक्षण और मुख्य धारा में वापसी के अवसर कई नक्सलियों के लिए एक नया रास्ता बनकर उभरे। देश का जो गृह मंत्री है अमित शाह सर और पूरा राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलके इसको जो ख़त्म करने का निर्णय टारगेट रखे, जो 31 मार्च तक एंडिंग पूरा नक्सलवाद को कैसे भी कोई भी हालत करे, उस हिसाब से केंद्र राज्य सरकार ने भी आह्वान किया, हथियार छोड़ डाल दो, हम आपको पुनर्वास नीति अंतर्गत सब हम देंगे, मदद करेंगे करके। तो उस नीति से प्रभावित होकर हम आत्मसमर्पण हथियार डालने का निर्णय किया। नवंबर 2025 में एक महत्वपूर्ण घटना सामने आई। लगातार ऑपरेशनों और दबाव के चलते सिर्फ 45 दिनों के भीतर 45 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक टर्निंग पॉइंट था। जब एक के बाद एक साथी आत्मसमर्पण करने लगे तो बाकी कैडर पर भी इसका असर पड़ा। उन्हें लगा कि संगठन अब टिकाऊ नहीं रहा और भविष्य अनिश्चित है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में तो अपनी मूवमेंट बढ़ा दी है। ये तो और भी बढ़ाने लगी है अपने आंदोलन को कुचलने के लिए, तो कुचलेगी। डर थी, ज़्यादा से ज़्यादा डर ये चौकियाँ आने के बाद ही डर हुई। हम कहाँ एम्बुस लगा के बैठेंगे, कहाँ हम फंसेंगे, कहाँ क्या होगा, ये तो रहती थी अपने। वर्षों तक नक्सलियों ने आदिवासी समाज को ये विश्वास दिलाया कि सरकार उनकी दुश्मन है। इस भ्रम को तोड़ना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती था। इसके लिए स्थानीय प्रशासन ने कई कदम उठाए। गांव-गांव संवाद अभियान चलाया गया। प्रशासनिक अधिकारी खुद जनजातीय बस्तियों में पहुंचे। जन चौपाल, शिविर और खुली बैठकों के माध्यम से समस्याएं सुनी गईं। आदिवासियों को ये भरोसा दिलाया गया कि सरकार उनके साथ है, उनके खिलाफ नहीं। धीरे धीरे ये विश्वास बना कि विकास का रास्ता बंदूक नहीं बल्कि शासन और व्यवस्था से होकर जाता है। हमारी टीम ने लगातार जैसे ही ये अभियान ने तेज़ी पकड़ी, उसमें मिशन मोड में काम करके कैंप्स हम लोगों ने लगभग मेरे ख्याल से सभी नक्सल प्रभावित विलेजेस में हम लोगों ने कैंप्स लगाए हैं पुलिस के साथ में। और उसमें फोकस यही रहा है कि जो भी हमारे या तो जनजातीय समूह के हितग्राही हैं या फिर जो विलेज के आम नागरिक हैं वहाँ पे, उनको सभी योजनाओं का हम लोग लाभ पहुँचाए। तो इससे एक अच्छा फीडबैक हमको इमीडिएटली ही मिलने लगा था कि जो एक ट्रस्ट डेफिसिट आप कई बार बोलते हैं कि जो इन गाँव में, इन विलेजेस में नागरिक हैं उनके और प्रशासन के बीच में होता है, तो उसको इन कैंप्स के माध्यम से हम लोग काफ़ी कारगर तरीके से दूर कर पाए। नक्सलवाद के खिलाफ मध्य प्रदेश की सबसे प्रभावी रणनीति बनी विकास। प्रशासन ने उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जहां वर्षों तक सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पाई थीं।
दुरुस्त गांव को मुख्य सड़कों से जोड़ा गया, परिवहन सुविधा बढ़ी, जिससे बाजार और सेवाओं तक पहुंच आसान हुई। नए स्कूल और छात्रावास खोले गए, जनजातीय बच्चों के लिए विशेष शिक्षा योजनाएं लागू की गईं, ड्रॉप आउट कम करने के लिए स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया गया। एक तरफ हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, उसके साथ में जो हमारे डेवलपमेंटल वर्क्स भी हैं, सड़क है, ब्रिजेज़ हैं, क्योंकि ये सारे दूरस्थ इलाके हैं जो बारिश के समय पे काफ़ी ज़्यादा एरिया इसमें से पानी भर जाने की वजह से कट ऑफ हो जाता है। तो वैसे सारे जो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं उनको आगे बढ़ के समय सीमा में कंप्लीट कराना, उनकी परमिशंस जारी करना, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है तो उसमें कई अलग अलग तरीके की एनओसीज और परमिशन लगती हैं, तो उसको विभाग के साथ में परसू करके कंप्लीट कराना, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ में वर्क मैनेजमेंट का काम करवाना, उन सब पे भी लगातार एडमिनिस्ट्रेशन ने फोकस रखा, जिससे वो काम भी उनको गति मिली और वो काम भी कंप्लीट हो पाए। प्रशासन ने नक्सलियों को सिर्फ दुश्मन नहीं माना, बल्कि उन्हें मुख्यधारा में लौटने का अवसर भी दिया। यहाँ तक कि हार्डकोर नक्सलियों के परिवार को भी पीएम आवास, उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं का लाभ दिया गया। तो दीपक हैं, उनकी मदर हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला हुआ है। इसी तरीके से संगीता है, उनके भी मदर का ऑपरेशन मेरे ख्याल से हेल्थ योजना के अनुसार ही जबलपुर में कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराया गया था। कहने की मूलभूत बात यह है कि उनके फैमिली में कोई ऐसा विरोध शासकीय योजनाओं का या शासकीय नीतियों का जितना हमारे इंटरैक्शन में समझ में आया वो नहीं रहा है। नक्सलवाद का अंत केवल एक उपलब्धि नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। प्रशासन अब भविष्य की रणनीति पर काम कर रहा है। अब मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को और तेज किया जा रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ किया जा रहा है। प्रशासन और जनता के बीच संवाद और बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। नक्सल क्षेत्र के करीबन 100 ऐसे गांव जो सबसे ज़्यादा अति नक्सल प्रभावित थे, उनके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान बनाया गया है जो करीबन 350 करोड़ का है, जिसमें 17 विभागों ने मिलकर इस प्लान को बनाया है, जिसमें ना केवल उस क्षेत्र की इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी परंतु उस क्षेत्र में लाइवलीहुड की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मध्य प्रदेश ने इस लड़ाई में एक नया मॉडल पेश किया। ये मॉडल सिर्फ ऑपरेशन पर आधारित नहीं था, ये ऑपरेशन प्लस रोजगार प्लस विश्वास का मॉडल था। मोदी सरकार की योजना तो अपन को वो गैस चूल्हा मिला और आयुष्मान कार्ड बनवाए के और ये आवास मकान मिला। मोदी सरकार अगर नहीं रहता तो अभी तक तो वो नक्सली सिलेंडर भी नहीं होते और लड़ाई वो लड़ते रहते और हमारा जंगल क्षेत्रों में मतलब सरकार का लाभ उठा नहीं पाते। एकल सुविधा केंद्र जहां आदिवासियों को उनके अधिकार मिले, रोजगार मेले जहां युवाओं को विकल्प मिले, विद्यांजलि जहां स्कूलों को नया जीवन मिला। ये बदलाव धीरे धीरे आया लेकिन स्थायी था। ये स्कूल पहले जर्जर अवस्था में था और यहाँ इस ग्राउंड में बहुत ज़्यादा गड्ढा भी था। पहले पूरे स्कूल में कहना चाहिए बहुत ही गंदगी थी पहले, उसको भी साफ़ करे इन लोगों ने और काफ़ी गड्ढा होने की वजह से 10-20 ट्राली कम से कम इन लोगों ने मुरुम डलवाए, पूरी जो दीवारें हैं उनको पुट्टी करे, फैन लगाए और बहुत ही सुंदर तरीके से इस स्कूल को बनाया गया। जो नक्सल प्रभावित गांव थे उस गांव हर ग्रामों में आज स्कूलों की तस्वीर बदली है और वहां के बच्चे और पालक आज स्कूल की तरफ अपने बच्चों को भेजना चाह रहे हैं। 2024 के बाद स्थिति तेजी से बदली, नक्सली नेतृत्व कमजोर हुआ। सेंट्रल कमेटी के सदस्य या तो मारे गए या सरेंडर कर गए। जो वार्ता करना चाहता है उसके साथ वार्ता करनी चाहिए और जो हमारे जवानों पर, किसानों पर, आदिवासियों पर, बच्चों पर गोली चलाता है उसका जवाब गोली से देना चाहिए। यही शासन का रूल होता है, यही शासन का नियम है। इस कहानी के असली नायक वो हैं जो कैमरे में कम दिखते हैं। हॉक फोर्स, सीआरपीएफ के जवान, कोबरा कमांडो और राज्य पुलिस, जिन्होंने 45 डिग्री तापमान में, भरी ठंड, तेज बारिश में, घने जंगलों में दिन रात ऑपरेशन किए। कई लौटे, कई नहीं लौटे, लेकिन उनका योगदान इस कहानी की नींव है। 57 लोग जो मुखबिर थे हमारे, वो 90s से लेके अभी तक वो नक्सलियों के द्वारा मारे गए थे कि ये मुखबिरी करते हैं। 90s के बाद आपने देखा होगा कि काफ़ी हमारे 38 जो जवान थे, ऑफिसर थे, वो नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए। उनकी फैमिली का एक तो रिहैबिलिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये सिर्फ एक सुरक्षा अभियान नहीं लगता, ये एक सामाजिक परिवर्तन की कहानी है।
ये कहानी है जहां बंदूकें हार गईं और विश्वास जीत गया, जहां जंगलों में अब गोलियां नहीं बच्चों की आवाज गूंजती है, जहां डर नहीं विकास है। ये नया भारत है जहां नक्सलवाद इतिहास बन रहा है और भविष्य विकास की रोशनी में लिखा जा रहा है। ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है नक्सल मुक्त भारत की। जो क्षेत्र कभी रेड कॉरिडोर के रूप में जाने जाते थे, वो आज विकास के ग्रीन कॉरिडोर बन रहे हैं। साथियों, हमारे लिए गर्व की बात है, भारत के नक्शे में जिन क्षेत्रों को लहूलुहान कर दिया गया था, लाल रंग से रंग दिया गया था, हमने वहां संविधान, कानून और विकास का तिरंगा फहरा दिया है। नहीं, आप ऐसा कह सकते हैं कि राहत की सांसें, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी जो विजनरी जो पावर थी उसमें जो अचीवमेंट हुआ है, लेकिन पुलिस कभी राहत की सांस नहीं लेती है। पुलिस के साथ मतलब जितनी भी हम प्रॉब्लम ख़त्म करते हैं तो डबल चैलेंज के रूप में कि इसकी दोबारा से रिपीटेशन नहीं हो, तो वो हमारे लिए बड़ा चैलेंज रहता है और इसलिए हम लोग सब बिल्कुल कमर कस के रखे हुए हैं। पूरी हमारी टीम आज भी वैसे ही काम कर रही है जैसे पहले करती थी और आगे भी करती रहेगी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सप्ताह के अंत में जब आपके पास होता है समय, तो यही है अवसर राजनीतिक तापमान को मापने का। पक्ष विपक्ष, आरोप प्रत्यारोप को जानने का, सच झूठ को पहचानने का। देखिए राष्ट्रमंच, बड़ा विषय बड़ी बहस, शनिवार और रविवार शाम 5 बजे सिर्फ टीवी न्यूज पर। भारत की सेना ने स्ट्राइक की है। भारत माता की जय।